इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो सईना होती है वो आयज़ा को किस कर रही होती है और वहाँ पर वो अपने मन में बोल रही होती है। ये समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आखिर हम लोग जो है वो इस पॉइंट तक कैसे चले गए कि हम दोनों को एक दूसरे को किस करनी पड़ी है, लेकिन फिर भी ये एक पनिशमेंट से ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है। हो सकता है मैं रिग्रेट करूँ क्योंकि हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं इतना ज़्यादा। ये एक एडिक्शन की तरह है, अगर ये एडिक्शन हो गई तो बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है। लेकिन फिर भी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो आइज़र होता है वो है ना रुक जाता है और हमारी फीमेल बोल रही होती है तुम्हारी जो लिप्स है वो बहुत ज़्यादा बिटर हैं। वहाँ पर जो हमारा आइज़र था वो बोल रहा होता है इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हारी एक बुरी आदत है जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और हमें दिखाया जाता है वो बोल रहा होता है इसे इग्नोर करो। और अगले सीन में वहाँ पर वो जो होता है ना उसे उठा लेता है और हमारी फेवरेट को बेड पे रखता है। हमारी जो फेवरेट थी वो उसकी आइज़ को देख रही होती है और वो बोल रही होती है कभी कभार ये जो कोल्ड आइस है वो कभी कभार वार्म भी लगती हैं। फिर वो उससे बोलती है ऐसा लगता है तुम्हारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें करनी है, हो सकता है कि तुम्हें रिग्रेट हो। वहाँ पर आइज़र बोल रहा होता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारा, मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ है जो मेरे माइंड में है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो पूछती है कि क्या है। फिर अचानक ही उसे महसूस होता है कि दरवाजे पे कोई है और सच में बाहर कोई होता है जो बोल रहा होता है कि यहाँ पर कोई अंदर है। और वहाँ पर जो आइज़र होता है वो हमारी फेवरेट को दोबारा किस करने लग जाता है उसके नेक पर। और हमारी फेवरेट बोल रही होती है अगर किसी ने ये आवाज़ सुन ली तो वो अंदर आ जाएगा, कोई बाहर है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ पर जो हमारा आइज़र था वो बोल रहा होता है फिर तो तुम्हें चुप रहना चाहिए वरना तुम्हारी वजह से हम पकड़े जाएंगे। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है तो ये रात हो चुकी होती है और वो बंदा भी जा चुका होता है। वहाँ पर जो आइज़र था वो रुक चुका होता है, वो बोल रहा होता है मैं तुमसे एक और लास्ट टाइम पूछना चाहता हूँ, अगर तुम रिग्रेट करी हो तो तुम मुझे अभी कह सकती हो कि मैं रुक जाऊँ, लेकिन अगर मैंने शुरू कर दिया तो मैं कभी भी रुक नहीं पाऊंगा। वहाँ पर जो हमारी फेवरेट थी वो बोल रही है आखिर तुम अब और क्या करने वाले हो। वहाँ पर जो आइज़र था वो अपने मन में बोल रहा होता है एक मिनट आखिर ये क्या कह रही है, मैंने तो सिर्फ इसकी नेक पे किसी किया है तो फिर ये ऐसे क्यों बोल रही है जैसे मैंने बहुत कुछ कर दिया। फिर वहाँ पर वो उसे बेवकूफ़ कहता है जिस वजह से उसे गुस्सा आ जाता है हमारी फेवरेट को। आइज़र जो होता है वो हैरान हो चुका होता है और वहाँ पर हमारी जो फेवरेट थी वो अपने मन में बोल रही है आइज़र भी इस तरीके से एक्ट कर रहा है। जब मैं फ्रेडरिक के साथ भी सेम सिचुएशन में भी थी वहाँ पर वो बोल रही है आखिर सब लोग ऐसे एम्बेरसिंग फेस क्यों बनाते हैं, मुझे देखकर ये बहुत ज़्यादा अनोइंग है। वहाँ पर वो अपने मन में बोल रही है फ्रेडरिक को जब मैंने बताया था कि हमें एक दूसरे को टच करना होगा तो वो भी है ना इस तरीके से ना एक्ट कर रहा था जैसे वो कुछ बोलना चाहता है, लेकिन फिर वो रुक गया था। वहाँ पर हमारा जो आइज़र था वो बोल रहा है क्या तुम अभी भी सीरियस हो। फिर उसे याद आती है एस्टन की बात कि उसने कहा था कि ये श्योर करना कि वो प्रेग्नेंट ना हो। और हमारी जो फेवरेट थी वो बोल रही है मुझे नहीं पता है, किसी ने भी इस बारे में मुझे नहीं बताया है। जब मेरी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी आ रही थी तो उस वक्त मेरे पास कोई टीचर वगैरह नहीं था जो मुझे इन चीज़ों के बारे में सिखाए, ना ही मेरी मदर थी और ना ही ग्रैंड माँ। वहाँ पर वो बताती है कि मुझे ग्रैंड माँ और सोई से पूछने में थोड़ा सा वियर्ड लगता था तो इस वजह से मैंने पूछा भी नहीं। वहाँ पर जो हमारा ना आइज़र था वो अपने मन में बोल रहा है अच्छा अब मैं समझ पा रहा हूँ, इसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी गई है सेक्स और इसके बारे में किंगडम में हर किसी को दी जाती है, लेकिन इसे नहीं दी गई है क्योंकि उस वक्त जब ये अडल्ट हुई थी तो उस वक्त सैनिटी की हालत बहुत ज़्यादा बेकार थी और इसका ग्रैंड मदर के साथ रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा बुरा था। वहाँ पर वो बोल रहा होता है अच्छा मैं समझ पा रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ये स्ट्रेंज नहीं है और मुझे भी नहीं लगता है कि स्ट्रेंज होगा, तो तुम काम डाउन हो सकती हो। वहाँ पर वो बोल रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि फ्रेडरिक को वार्निंग देने के बाद भी वो इतना आगे बढ़ेगा, मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि मैं इसकी बॉडी को टच करूँ। और वो मन में मजीद बोलता है लेकिन ये एक न्यू साइड है जो मैंने आज देखी है। वहाँ पर हमारी जो फेवरेट थी वो बोल रही है कि मैंने खुद से ही सीखा था सब कुछ। वो बताती है कि कैसे पार्टी में ना जब वो गई थी तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। वहाँ पर वो बोल रही है कि आखिर ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। वो अपने मन में बोलती है कि अब मुझे समझ आया कि नॉर्मल होता है एडल्ट्स के लिए कि वो एक दूसरे की बॉडी को टच करें जब वो डेट करें एक दूसरे को। वहाँ पर वो अपने मन में बताती है कि ना जब एक बंदी ने मुझे नोटिस किया कि मैं ना उस कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करी हूँ तो वो मुझे किसी और अलग जगह पे लेके चली गई और वहाँ पर उसने मुझे बताया कि अगर तुम्हारे को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहे हैं तो तुम्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, तुम बाद में ये सब कुछ सीख लोगे। वैसे भी तुम्हें ये बातें जो है ना वो इन लोगों से नहीं सीखनी चाहिए, एक बंदा आएगा जो तुम्हें ज़रूर सिखा देगा, हो सकता है कि बाद में तुम इससे समझ लो। वहाँ पर आइज़र बोलता है क्या मतलब बाद में समझ लो। वहाँ पर वो बताती है कि असल में उसने मुझे कहा था कि हो सकता है कि मेरा हस्बैंड मुझे सिखा दे। आइज़र जो होता है वो तो अपने मन में बोल रहा होता है मैं तो बिल्कुल पागल हो जाऊंगा। फिर वो बोलता है तुम्हें पता भी है तुमने क्या कहा है, और वो अपने मन में बोलता है ये बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। हमारी जो फेवरेट थी वो बोल रही है मैंने तो वही कहा जो उस औरत ने मुझे कहा था और मैं वही रिपीट कर दिया। वहाँ पर वो बोल रही है ये मैंने तुम्हारी तरफ नहीं कहा था, मतलब मेरा टारगेट तुम नहीं थे तो रॉन्ग आइडिया मत लेना। वहाँ पर जो हमारा आइज़र था वो बोल रहा होता है क्या तुम क्यूरियस हो जानने के लिए, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ उन चीज़ों के बारे में जो तुम जानना चाहती हो। वैसे ये मेरा काम तो नहीं है, लेकिन अगर प्रिंसेस चाहती है जानना तो मैं उसे पूरी रात ये सब कुछ सिखा सकता हूँ। और हमारी जो फेवरेट थी वो बोल रही थी क्या मतलब तुम क्या मुझे सिखाने वाले हो। और वहाँ पर जो हमारा आइज़र था वो तो उसके बहुत ज़्यादा करीब होता है। हमारी जो फेवरेट थी वो है ना हैरान हो चुकी होती है और वो बोल रही है कि मैं क्यूरियस नहीं हूँ, प्लीज़ रुक जाओ।
और वो अपने मन में बोल रही थी है मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं पागल हो जाऊंगी। वहाँ पर जो हमारा आइजर था वो बोल रहा होता है इस बारे में केयरफुली सोचो, वैसे भी मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो जो होता है ना उसके ना लेग्स को टच कर रहा होता है, लेकिन हमारी फिमलेट उससे रोक देती है। एंड मोमेंट पर वहाँ पर जो हमारा आइजर था वो रुक जाता है और हमारी जो फिमलेट थी वो अपने मन में बोल रही है जो मैंने फ्रेडरिक के साथ किया था वो बिल्कुल ही मजाक लग रहा है इन सबके सामने। और वहाँ पर जो हमारा आइजर था वो उठ चुका होता है और वो बोल रहा होता है अगर तुम मुझे रोकना चाहती हो तो सही है, वैसे भी तुम्हें खुद को फोर्स नहीं करना चाहिए, सही ना। और ये कहकर वो वहाँ से निकल चुका होता है और हमारी जो फेवरेट थी वो तो बिल्कुल चुप होती है अपने रूम में। अगले सीनों में दिखाया जाता है हमारा जो आइदर था वो तो पानी पी रहा होता है, अचानक ही उसको सामने कुछ दिखता है और ये कोई और नहीं बल्कि हमारी फेवरेट होती है जो पानी की उधर होती है। वहाँ पर जो हमारा आइदर था वो डर चुका होता है क्योंकि जो हमारी फेवरेट थी वो पानी में जा रही होती है, जिस वजह से वो उसके पास आता है और वो उससे बोलता है कि आखिर वो क्या कर रही है। हमारी जो फेवरेट थी वो बोलती है जब भी मेरे सेंसेस जो होते हैं ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे होते हैं तो मैं पानी में डुबकी लगा लेती हूँ ताकि मेरे जो सेंसेस है वो वापस से आ जाए। वहाँ पर जो हमारा आइजर था वो बोल होता है लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। वो बोल रही होती है मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए था इसलिए। वहाँ पर फिर वो याद करती है कि कैसे वो आइजर को बहुत ज़्यादा चाहती थी और इन दी एंड उसने उसे किस कर दिया, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं जो उसे पता नहीं है। फिर वहाँ पर वो बोलती है मुझे चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, मेरे हिसाब से ये तुम्हारे बारे में नहीं है। और हमें दिखाया जाता है आइजर ने उसे गोद में उठा लिया होता है और वो बोल रहा होता है मैंने तुम्हें कहा ना कि बस ऐसे ही रहो, वैसे भी ये तुम्हारा है ना प्राइवेट बात तब नहीं है जिसमें तुम नहाती फिरो। वहाँ पर हमारी जो फ्रेंड थी वो बोल रही है हाँ बिल्कुल। फिर वो उसे देखती है कि कैसे उसकी जो शर्ट है वो गीली हो चुकी है। वहाँ पर जो हमारा आइजर था वो बोल रहा होता है तुम बहुत ज़्यादा ऑब्वियस नहीं हो रही हो। और हमारी फेवरेट बोल रही होती है मैं तो बस देख रही थी, वैसे भी तुमने मुझे पहले टच किया था। हमारा आंसर होता है अगर तुम चाहती हो तो तुम मुझे जैसे चाहो टच कर सकती हो। और हमारी जो फेवरेट थी वो टच भी करने लग जाती है और वहाँ पर वो बोल रही होती है अपने मन में ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है कि मैं किसी आदमी के चेस्ट को हाथ लगा रही हूँ, लेकिन ये फर्स्ट टाइम फीलिंग है जब मेरा खुद दिल चाह रहा है इसकी ना चेस्ट को हाथ लगाने का। वहाँ पर वो बोल रही होती है क्या मैं सच में अपनी मर्जी से इसे हाथ लगा सकती हूँ। वहाँ पर हमारा आइजर बोलता है आगे तुम्हारे एक्सप्रेशन क्या हुआ। वहाँ पर हमारी फिल्म बोल रही होती है तुम्हारी नेक तुम्हारे आर्म सब कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा है। वहाँ पर जो हमारा आइजर था वो तो थोड़ा सा शर्मा जाता है, फिर वो उसे साइड पे रखता है और वो बोल होता है तुम मेरी तारीफ करना बंद कर सकती हो। फिर वहाँ पर वो उससे पूछती है कि मैं ना तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम ही वो रीज़न हो जिस वजह से मैं ये सब कुछ कर रही थी, लेकिन तुम्हारे बारे में हर चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मुझे तुमसे पूछने हैं क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता है। पहला क्वेश्चन कि आखिर तुमने ऑफिस में लास्ट टाइम मुझे ये क्यों कहा था कि हम दोनों के बीच में कुछ कॉमन है। सच बताओ तो पहले मुझे लगा था कि तुम्हारा कोई हिडन एजेंडा है यहाँ पर आने का, लेकिन ग्रायंस और तुम भी जो है ना वो एक ही हो। तो आखिर तुम ग्रायंस को छोड़कर यहाँ पर क्यों आए और सेरेनिटी की इस्टेब्लिशमेंट में इतनी ज़्यादा मदद क्यों करी। मैं ये सब कुछ पूछना चाहती हूँ डायरेक्टली, और मुझे बताओ कि आखिर हम दोनों के बीच में क्या कॉमन है और साथ ही तुमने अपनी फैमिली को छोड़ा क्यों है। वहाँ पर जो हमारा आइजर था वो बोल रहा होता है तुम क्यूरियस हो इस बारे में जानने के लिए, लेकिन आखिर मुझे तुम्हारे को बताना क्यों चाहिए। और हमारी जो फेवरेट थी वो अपने मन में बोल रही थी मुझे पता ही था ये मुझे नहीं बताएगा। वो बोल रहा होता है तुम क्यूरियस हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा। हमारी फेवरेट बोलती है कि मैं तुम पे ट्रस्ट करना चाहती हूँ। आइजर बोलता है तुम मुझ पे ट्रस्ट करो या ना करो, लेकिन ये एक पर्सनल मामला है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। वैसे भी मैं अपनी फैमिली के मैटर्स के बारे में दूसरों को नहीं बताता हूँ। और हमारी जो फेवरेट थी वो अपने मन में बोल रही थी इसके ये जो शार्प वर्ड्स है ना उसको है ना मुझे सुनकर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। हमें देखा जाता है आइजर तो जाने लग जाता है, लेकिन अचानक ही हमारी फेवरेट बोलती है मैं तुमसे डायरेक्टली पूछना चाहती थी अगर सच बताऊँ तो मैं किसी को पैसा देकर निकलवा सकती थी उनके मुँह से ये सारी बातें, जैसे राहुल और तुम्हारे और भी बहुत सारे वर्कर्स हैं ना जो तुम्हारे करीब रहते हैं उनसे, लेकिन मैंने ये सब कुछ नहीं किया क्योंकि मैं तुमसे डायरेक्टली ये सुनना चाहती हूँ क्या तुम मुझे अपने प्लान्स अपने थॉट्स ये सब कुछ नहीं बताओगे। वैसे भी हम लोग एक साथ है। वहाँ पर जो हमारा आइजर था वो चुप हो चुका होता है, फिर वो अपने पास्ट को याद करता है और ये सब कुछ याद करके वो रुक जाता है। और वहाँ पर हमारी फ्रेंड बोल रही होती है ठीक है मैं डिफरेंट वे से पूछती हूँ क्या तुम ऐसा डील करना चाहोगे। हमारा जो आइजर था वो पीछे मुड़ता है, वो बोल रहा होता है क्या मतलब। और हमारी फ्रेंड बोलती है मेरे साथ एक डील करो, एक ट्रांजैक्शन। मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगी, अगर तुम्हें अच्छी लगी तो तुम मुझे अपनी स्टोरी सुनाना। वहाँ पर वो बताती है कि कैसे तुम जानना चाहते थे कि आखिर मैं नफरत क्यों करती हूँ तुम्हारी फैमिली से और मेरा क्या पर्सनल मामला है उनसे, जबकि मेरी मदर और मेरी ग्रैंड मदर उनसे नफरत नहीं करती है। तो मैं तुम्हें बताती हूँ मैं तुम्हारे भाई को जानती हूँ यानी विक्टर को। जब मैं 14 साल की थी तो मैं उससे मिली थी। वहाँ पर जो हमारा आइजर था वो तो हैरान हो चुका होता है, वो बोला होता है क्या हुआ था आखिर विक्टर और तुम्हारे बीच में। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर हमारी फेवरेट ने उसे सारी चीज़ें बताई होती है कि कैसे उसने बैलेट छोड़ा था क्योंकि उसके दोस्तों को उसने मार दिया था। वहाँ पर वही सारी चीज़ें बताती है कि कैसे मैंने ना उसे किसी को मारते हुए देखा था और ऊपर से मैं तुम्हारी फैमिली को इसी वजह से ना पसंद नहीं करती हूँ। दूसरी चीज़ कि मैंने तुम्हारे को ना बोलते हुए सुना था कि जब तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उस वक्त तुम्हें इसका फ़ायदा उठाओगे, और मैंने ही तुम्हारी कन्वर्सेशन सुनी थी कि तुम मुझे मारना चाहते हो, तो उस वक्त से मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ।
ये वही टाइम था जब मैंने रियलाइज़ किया कि तुम मुझे एंड में मार ही डालोगे और तुम बिल्कुल अपने भाई की तरह हो। अगर वो मेरे बारे में था भी नहीं तो फिर भी तुम किसी को भी मार सकते हो, बिल्कुल अपने भाई की तरह। वहाँ पर जो हमारा आइज़र था वो अपने मन में बोलता है, मुझे समझ आया कि आखिर वो गन से इतना ज़्यादा डरती क्यों है और वो इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल क्यों रहती है इस हाउस में। फिर वहाँ पर वो बोल रहा होता है, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे सुन रही हो, लेकिन असल में जो बात मैं कर रहा था उसका सब्जेक्ट असल में तुम नहीं थी। हमारी फ्रेंड बोलती है, तो फिर आखिर कौन था? वो बताता है कि मेरा एक छोटा भाई था। मेरे फादर और ब्रदर है ना, हमेशा उसे ढूंढते रहते हैं। वो बिलीव करते हैं कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन असल में वो पहले ही मर चुका है। ये बात मेरी मदर और मुझे पता है। वहाँ पर वो मजीद बताता है कि फिर भी वो एक फ़ोन कॉल थी असल में मेरे रिलेटिव्स की तरफ से। मैं उनको ना परेशान नहीं करना चाहता था, तो इसलिए मैंने ऐसा बहाना बनाया कि मैं तुम्हें ट्रिक करके मार डालूंगा। वहाँ पर हमारी जो फैमिली थी वो बोल रही होती है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो बंदा बोल रहा होता है, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम्हें इसे थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए। और वो अपने मन में बोलता है, मुझे समझ आया कि आखिर वो इतना ज़्यादा है ना मुझसे डरती क्यों है। हमारी जो फैमिली थी वो बोल रही होती है, तो फिर आखिर तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी फैमिली के साथ क्या हुआ था और तुमने अपनी फैमिली से ताल्लुकात क्यों तोड़े। वो बताता है कि मेरा जो मेरे फादर और ब्रदर के साथ रिलेशनशिप है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्या यही वो चीज़ थी जो तुम पूछना चाहती थी? हमारी फ्रेंड बोलती है, बस यही रीज़न है। वो बंदा बताता है कि हाँ बिल्कुल यही रीज़न है। क्या तुमने कुछ डिफरेंट एक्सेप्ट किया था? वहाँ पर वो मजीद बताता है कि मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं, लेकिन अगर तुम डिटेल मालूम करना चाहती हो तो तुम मेरा बैकग्राउंड चेक कर सकती हो किसी बंदे से बोलकर, और मैं बस तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ। हमारी फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है क्योंकि अब उसे राहुल से ये सारी चीज़ें सुननी पड़ेगी। फिर वहाँ पर वो जो होता है ना हमारा आज़र, वो अपने मन में बोल रहा होता है, इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में होंगे, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से वो एक ऐसी पर्सन है जिस पर मुझे ट्रस्ट करना चाहिए और इतना ज़्यादा सीक्रेट चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। फिर वो बोलता है, लुइस लुइस से तुम पूछ सकती हो, वैसे भी वो सब कुछ तुम्हें बता देगा डिटेल में। और हमारी जो फ्रेंड थी वो अपने मन में बोल रही होती है, एटलीस्ट अब मुझे ये पता चल रहा है कि जो आइज़र है वो ग्रैंड फैमिली के साथ में नहीं है बल्कि मेरे साथ में है, और उसने मुझे अपने यंगर भाई की स्टोरी भी बताई है। ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। फिर वो बोलती है, आज के लिए मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, मुझे लगा नहीं था कि चीज़ें इतने आसानी से गुजरेंगी। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, वहाँ पर हमारे आइज़र को जो है ना रूम में आ चुका होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, हाँ बिल्कुल मेरे साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी, हम उसे आराम से फिक्स नहीं कर सकते हैं। वो डिसीजन सारे के सारे डिसीजंस बहुत ज़्यादा बेकार थे। वो हमारी फेवरेट की बातें भी याद करता है और वो बोल रहा होता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हें जानना होगा ना मेरे प्लान्स क्या है, और वो हंसता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, वहाँ पर लुइस आया हुआ होता है। आइज़र पूछता है कि वो क्यों आया हुआ है। वो बताता है कि मिस सेलिना ने बुलाया था। हमें दिखाया जाता है सेलिना भी आ चुकी होती है और वो बोल रही है, तुम आ गए। और हमारा जो आइज़र था वो बोल रहा होता है, तो तुमने इतनी जल्दी बुला लिया इस बंदे को। और वहाँ पर जो लुइस था वो तो हैरान हो चुका होता है क्योंकि असल में ये दोनों तो बहुत ज़्यादा अच्छे से बातें कर रहे होते हैं। और वो अपने मन में बोलता है, इनका रिलेशनशिप तो पहले बहुत ज़्यादा कोल्ड था, लेकिन आखिर अचानक से क्या हुआ। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हमारी जो फैमिली थी वो तो लड़ रही होती है आइज़र से। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, वहाँ पर आइज़र तो अंदर चले जाता है क्योंकि हमारी फैमिली को लुइस से बात करनी होती है और वो वहाँ पर बुक पढ़ रहा होता है अंदर बैठकर। और फिर उसे किसकी याद आती है और वो बोल रहा होता है, आखिर इतनी स्ट्रॉबल चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होती है, ये मेरी प्लान का पार्ट नहीं था। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में उसके पास्ट का सीन। वो हमें थोड़ा सा पास्ट का बताता है कि कैसे लोग हमेशा मेरे बारे में बात करते थे कि कैसे मेरा जो बड़ा भाई है वो बहुत ज़्यादा लोगों से बातें करता है, स्माइल भी करता है, लेकिन हमेशा मैं बिल्कुल इमोशनलेस रहता हूँ, जैसे मेरे अंदर इमोशंस ही नहीं है। और वो बोलते थे कि मैं कोई मॉन्स्टर हूँ जो इनकी फैमिली में पैदा हो चुका है, लेकिन उनको क्या पता था कि असल में लोगों को मारना ही असल में अब्यूज़ का अकेला तरीका नहीं है, बल्कि कभी कभार बहुत ज़्यादा प्यार भी अब्यूज़ बन जाता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो बताता है अपने फादर के बारे में कि कैसे मेरे जो फादर थे डस्टिन ग्रायन, वो हमेशा ही ग्रैंड फैमिली को बहुत ज़्यादा है ना पसंद करते थे। वो बताते थे कि वो जो फैमिली है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। वो एक ऐसा मॉन्स्टर था कि वो अपनी फैमिली की पावर के लिए कुछ भी कर बैठता था। वो एक ऐसा पर्सन था जो बताता था कि वो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन असल में ये उसकी फैमिली से उसका प्यार नहीं था, बल्कि ये उसकी आंखों में रिफ्लेक्शन थी उसके डिज़ायर्स की। ये उसकी ना सेल्फिशनेस थी। वो एक डिस्गस्टिंग और घटिया बंदा था। उसकी ये ऑब्सेशन बन गई थी कि वो है ना अपनी पावर को बहुत ज़्यादा है ना मानने लगा। वो बताता है कि कैसे मैंने अपनी रिलेटिव से ये बात सुनी थी कि मेरे फादर की एक अनहेल्दी ऑब्सेशन थी जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो बताता है कि इससे पहले मेरा भाई और मैं पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरी जो मदर थी जब भी वो प्रेग्नेंट होती थी तो मेरे फादर बोलते थे कि इस बेबी को अबॉर्ट करवा लो, यानी मार डालो। और वहाँ पर मेरी मदर को ये सब कुछ करना पड़ता था, लेकिन मेरी फादर जो थे वो ये सब कुछ इसलिए करते थे क्योंकि उनकी सोच को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं था कि एक बच्चा हो। वहाँ पर वो बताता है कि कैसे मेरे फादर को मेरे रिलेटिव्स ने समझाया कि एक बच्चे के होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वैसे भी हमेशा के लिए वो जिंदा थोड़ी ना रह सकता है। फैमिली को है ना लीड करने के लिए एक बंदा ज़रूर चाहिए। लेकिन मेरे फादर कहते थे
आखिर मैं वो चीज़ें क्यों दूँ जो मेरी हैं? ये इसलिए क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई है और वो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, ये सब कुछ मेरा है, मैं किसी और को नहीं दूँगा, चाहे वो मेरे खून के रिश्ते हों या नहीं हों। वैसे भी मैं किसी पे भी ना ट्रस्ट नहीं करता हूँ अपने बिज़नेस के मामले में, कोई भी ग्रैंड फैमिली को मुझसे अच्छा सँभाल नहीं सकता है। और पीछे आवाज़ आ रही होती है हमारे आइज़र की कि ये एक ऐसा पर्सन था जिसे पैसे के अलावा कुछ भी पसंद नहीं था। ये एक अगली और बहुत ज़्यादा लालची इंसान था जो चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहता था। और हमें दिखाया जाता है कि कैसे डस्टिन बोल रहा होता है ये चीज़ें सिर्फ मुझसे बिलोंग करती है और मेरे पास ही राइट है कि मैं इन चीज़ों को नाम दूँ। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो बताता है हमारा है ना आइज़र कि कैसे जब वो ओल्ड हुए तो लोगों का प्रेशर आने लगा, जिस वजह से उन्होंने अलाउ कर दिया मेरी मदर को बेबी होने के लिए। और हमें दिखाया जाता है कि कैसे विक्टर और वो जो है ना वो पैदा हो चुके होते हैं। वहाँ पर वो बताता है कि जैसे ही मैं और विक्टर जो थे वो पैदा हुए तो उन्होंने अचानक ही हमारी तरफ अफेक्शन दिखाना शुरू कर दिया। मेरी जो मदर थी वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन मेरे जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा ना अपना टाइम बिताते थे विक्टर के साथ। और डायरेक्टली मेरी जो मदर थी वो मेरे साथ टाइम बिताया करती थी। मेरी जो मदर थी उन्होंने मुझे हॉर्स राइडिंग भी सिखाई क्योंकि उनको वो बहुत ज़्यादा पसंद था। वो मुझे अलग अलग जगहों पे लेके जाया करती थी। वो मुझे एक छोटे से विलेज में भी लेके गई थी जहाँ पर ना उनके फ्रेंड्स मौजूद थे और हमने बहुत ज़्यादा मज़ा किया। वो मेरी सबसे अच्छी मेमोरीज थी जो मैंने अपनी मदर के साथ गुजारे। वो बता रहा होता है कि कैसे उसकी जो मदर थी वो उसे बुला रही होती है और वो बताता है कि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से जीता था और ये लाइफ मेरी बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी। लेकिन जब मेरे फादर का जो इंटरेस्ट और ऑब्सेशन था वो बढ़ गया। हमें दिखाई देता है कि कैसे उसके फादर बोल रहे होते हैं आइज़र जल्दी से अंदर आ जाओ, मेरे पास कुछ है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। फिर आइज़र अपनी बात मुकम्मल करता है कि जब मेरे फादर का इंटरेस्ट और ऑब्सेशन मेरी तरफ आ गया तो ये सब कुछ शुरू हुआ।